हेलो एवरीवन, क्लास 6 लास्ट वीडियो में आप लोगों का यूनिट 3 चल रहा था। यूनिट 3 में हम लोग सेक्शन 1 तो फिनिश कर चुके हैं। ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेक्शन 2 एंड द टाइटल इज एन ए विद एन ई। आज हम लोग को एक लेसन पढ़ना है जिसका टाइटल है एन ए विथ एन ई। एन ए, आप सोच रहे हो कि एनी है कौन? एनी एक 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ये छोटी लड़की है एंड हर नेम इज एनी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अपना नाम एनी सुनना पसंद नहीं करती है। इट मीन्स शी डजंट लाइक टू हियर हिज नेम एनी। तो वो अपना नाम पता है क्या रखी हुई है? एनी के बदले कुछ अपने से बच्चे होते हैं ना कि कहते हैं कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मुझे एक दूसरे नाम से बुलाया जाए। और अगर उससे भी नहीं हुआ तो यहाँ एनी विथ एन ई का मतलब क्या है? किसी को ऐसे लेटर वाइज वोवेल वाइज तो नहीं बुलाया जाता है, बट लेसन जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एनी को ई नाम से क्यों बुलाया जा रहा है। वो एनी बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करती है, अपना एक सेकंड नेम भी रखी हुई है, लेकिन अगर उसको भी बोलने में किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो लास्ट में कहती है कि मुझे सिर्फ ई बुलाया जाए, मुझे ई बोलो, एनी मत बोलो बल्कि सिर्फ ई बोलो, यानी कि उसका जो लास्ट साउंड है उसी को। तो थोड़ा सा हम लोग कंटेंट्स देखते हैं कि क्या है इसका। कि एने ऑफ ग्रीन गेबल्स इज अ क्लासिक चिल्ड्रंस नोवेल बाय कैनेडियन ऑथर लूसी मॉड मोंटगोमेरी। अब हम आपको बता दें, ये जो लेसन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनी विथ एन ई, ये ग्रीन गेबल्स एक जगह का नाम है। जैसे गांव वगैरह होता है, विलेजेस जहां लोगों के फार्म्स होते हैं, खेत खलिहान, वैसा एक जगह का नाम है ग्रीन गेबल्स। ठीक है, वहां पर एनी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे जो स्टोरीज हैं ना, वो आपको एक बच्चों का नॉवेल है, एक चिल्ड्रंस नॉवेल है। किनके द्वारा लिखा गया? कैनेडियन, यानी कि कनाडा से रिलेट करती हैं। जो ऑथर हैं वो कैनेडियन है। कनाडा का नाम तो सुने होंगे। तो ऑथर का नाम है आपका लूसी मॉड मोंटगोमेरी। तो लूसी मॉड मोंटगोमेरी जो है ना, एक नॉवेल लिखी हुई है और उस नॉवेल का नाम है एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स। और उस एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स जो एक पूरा संग्रह है, एक जो पूरा नॉवेल है, उसमें आपको एनी से रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स को, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने का मौका मिलेगा। बट आज हम लोगों को एनी से रिलेटेड एक ही स्टोरी पढ़ना है जिसका की टाइटल है एनी विद एन ई। समझ में आ गया? मैथ्यू एंड मैरीला क्यूथबर्ट, a middle-aged brother and a sister, intend to adopt a boy to help them on their ancestral farm, Green Gables. अब आपको एक दो नाम और यहाँ पे मिल रहा है। क्या है जिसका नाम है? एक का नाम है मैथ्यू एंड सेकेंड वन का नाम है मैरीला क्यूथबर्ट। ये मैथ्यू और मैरीला क्यूथबर्ट। मैथ्यू, तो आप सोच रहे होगे ये मैथ्यू एंड मैथ्यू है, ठीक है, एंड मैरीला ये दोनों क्यूथबर्ट। ये क्यूथबर्ट ना इनका टाइटल है, क्यूथबर्ट। ये दोनों क्या है? भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है ये दोनों। ये इनका टाइटल है, मैथ्यू क्यूथबर्ट एंड मैरीला क्यूथबर्ट। तो ये जो है ना, ये अनमैरिड है, बट दोनों भाई बहन अनमैरिड होने के साथ साथ मिडिल एज में पहुंच चुके हैं। मिडिल एज मतलब कि वो लोग 40-50 के राउंड में आ चुके हैं अपने एज में। और अब इनसे खेत में, इनके खेतों में जो भी काम वाम होता है, घर में जो बड़े घर में जैसे हमें काम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, तो उनको एक बॉय की ज़रूरत है। बॉय भी बड़ा नहीं चाहिए, एटलीस्ट 10 और 15 ईयर्स के बीच का चाहिए, जो घरेलू काम काज में हाथ बटा सके। तो एक मिडिल एज ब्रदर एंड सिस्टर हैं ये दोनों। इंटेंड टू एडॉप्ट, इनका इंटेंशन है कि एक बच्चे को गोद लिया जाए और वो जो बच्चा है वो बॉय हो, ठीक है, वो उनके एंसेस्ट्रल फार्म, उनका जो पूर्वजों का जो अपना पुश्तैनी होता है ना, खेत खलिहान जिसका
दादा परदादा का है, उनको ये लोग देखभाल उस बच्चे के थ्रू हेल्प करके करवा सकें। हो सकता है कि ये अब मिडिल एज में आ चुके हैं, इनसे काम करना अब नहीं उतना हो पाता होगा, उतना एनर्जी अब इनके अंदर नहीं रह चुका है। अब ग्रीन गेबल्स, तो इनके जो फार्म है, जो खेत है इनका, ये कहाँ है? ग्रीन गेबल्स में है। बाय मिस्टेक एनी शर्ली, ये जो एनी है ना, इसका फुल नेम है एनी शर्ली। एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल अराइव्स। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ मैथ्यू और मैरिला को एक बॉय की जरूरत है, बट आती कौन है? एक एनी नाम की गर्ल आती है, जिसका पूरा नाम एनी शर्ली है, और ये इसका उम्र है 11 साल, जो इनके घर पहुंचती है। तो दिस स्टैक टेल्स अस हाउ एनी कम्स टू लिव विद द क्यूथ बर्ड्स। अब क्या है इस पूरे स्टोरी में कि इन लोगों को अडॉप्ट करना है एक बॉय, बट इंस्टीड ऑफ अ बॉय एनी आती है एज अ गर्ल, ठीक है। और किस तरह से दोनों क्यूथ बर्ड जो है, मैरिला और मैथ्यू जो है, इन दोनों के साथ एक लड़की को मतलब एडजस्ट कैसे ये दोनों मिलके करते हैं, यही हम लोगों को, और क्यों इसको रख लेते हैं, एक लड़के की जरूरत है और वो लोग एक लड़की को क्यों रख लेते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, तो ये तो स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा। सो स्टोरी है आपका, मैरिला केम ब्रिस्कली फॉरवर्ड एट मैथ्यू ओपन द डोर। मैरिला जो है ना वो सिस्टर का नेम है, ठीक है, और मैथ्यू जो है वो उसका भाई है। कोई कंफ्यूजन मत रखना, मैरिला लड़की का नाम है, I mean जो भाई बहन है दोनों, उनमें से मैरिला लड़की है और मैथ्यू जो है वो लड़का है। मैरिला क्यूथ बर्ड एंड मैथ्यू क्यूथ बर्ड। मैरिला बहुत ब्रिस्कली मतलब तेजी से भागती हुई दरवाजे के पास आती है। जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मैथ्यू ओपन द डोर, मैथ्यू दरवाजा खोला, इट मीन्स उसको एक होप था कि मैथ्यू जब बाहर से आ रहा है तो एक बॉय को लेकर आएगा। बट when her eyes fell on the odd little figure in the stiff, ugly dress with the long braid of red hair and the eager, luminous eyes, she stopped short in amazement. अब किसी और चीज का आप उम्मीद लेकर के दरवाजे पर दौड़ कर जा रहे हो और कुछ डिफरेंट चीज आपको देखने को मिल जाए तो आप थोड़े देर के लिए तो अमेज्ड हो जाओगे, मतलब चौंक जाओगे, चकित हो जाओगे। वैसा ही मैरिला के साथ होता है। जैसे ही उसको पता चला कि दरवाजे पर मैथ्यू जो है किसी को लेकर आया, मैरिला भागती हुई जाती है ये देखने के लिए कि शायद उनका जो एक एडॉप्शन को लेकर के इंटेंशन था कि एक बॉय आएगा, उसके जगह पर एक लड़की उसको दिखाई देती है। और लड़की का एक जो स्केच है, जो गर्ल का स्केच है वो क्या है, कैसी हुलिया क्या है उसका स्केच, मतलब जैसे उसका नज़र पड़ता है कि एक ऑड लिटिल फिगर, दुबली पतली सी एक लड़की है, ठीक है, लिटिल फिगर छोटे कद की है, स्टिफ अगली ड्रेस, उसके कपड़े जो हैं उतने सुंदर नहीं हैं, विद द लॉन्ग ब्रेड ऑफ रेड हेयर। और देखो अब ये यूरोपियन होगी इसलिए इसके बाल जो हैं वो रेड कलर के हैं, और रेड जैसे हमारे यहाँ लड़कियों के ब्लैक बाल होते हैं उसमें चोटी लगा के रहती हैं, उसी तरह यहाँ पर जो लड़की आई हुई है, आपको फोटो में भी है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि किस तरह से एने को ड्रेसअप किया गया है। तो उसके जो बाल है वो बिल्कुल रेड कलर के हैं, उसमें वो चोटियाँ लगाई हुई है, चोटी बांधी हुई है। एंड द ईगर लुमिनस आइज, लुमिनस का मतलब होता है ब्राइट आइज, ब्राइट आइज मतलब चमकदार, ऐसी आंखें जिसमें बहुत सारे डिजायर्स, बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे हुए हों। शी स्टॉप शॉर्ट इन अमेजमेंट, लड़की तो थी काफ़ी खुश, उसकी आंखों में एक चमक थी, बट जब मैरिला उसको देखती है तो थोड़ा सा अमेज्ड हो जाती है। अमेज मतलब चौंक जाती है, अरे डिमांड किए लड़के का और सामने एक लड़की खड़ी है। मैथ्यू क्यूथ बर्ड हु इज दैट, और वो अपने भाई से पूछती है कि मैथ्यू क्यूथ बर्ड हु इज दैट, यह कौन है, कौन है ये लड़की। शी एजैकुलेटेड वेयर इज द बॉय, इजैकुलेटेड का मतलब होता है स्पोक सडनली, और वो फट से झट मतलब बहुत जल्दीबाजी में कुछ भी बोल जाना, स्पोक सडनली, अचानक से बोलती है कि तुम तो बॉय को लाने गए थे ना, वेयर इज द बॉय, तो लड़का कहाँ है, यहाँ तो लड़की दिखाई पड़ रही है। देयर वॉज नॉट एनी बॉय सेड मैथ्यू रेंजडली, ठीक है, मैथ्यू जो एक तंज कसते हुए कहता है कि वहाँ कोई लड़का वड़का नहीं था। देयर वॉज ओनली हर, यहाँ जहाँ पे मैं भी लाने गया था लड़के को वहाँ पर कोई लड़का नहीं था,
बस यही मुझे मिली है, ये लड़की है। हर मतलब यहाँ लड़की को रिलेट किया गया है। He nodded at the child, remembering that he had never even asked her name. और वो लड़की के तरफ चेहरा करते हुए पूछता है कि वो तो उसका नाम भी नहीं पूछा है कि ये क्या नाम है इस लड़की का। No boy, but there must have been a boy, insisted मैरिला। मैरिला कहती है कि बॉय नहीं थे, तुम जहाँ लाने गए, जहाँ से मान लो कि बच्चों को लाया जाता है अडॉप्ट करके, उस जगह पर लड़के नहीं थे, बॉय नहीं थे, इसलिए तुम एक लड़की को उठा कर ले आए। We sent word to Mrs. Spencer to bring a boy। अब मिसेस स्पेंसर जैसे होता है ना, हम दलाल होते हैं, जैसे कहीं हमें कुछ खरीदना है तो हम किसी एक दलाल, एक ब्रोकर को मतलब यूज करते हैं। तो ये ब्रोकर है, किसी संस्था की होगी कि उनसे, जैसे मान लो कि हमें ज़मीन खरीदना होता है तो हम किसी ब्रोकर को पकड़ते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कहाँ ज़मीन है, कैसा है, कितने दाम का है, तो हम कोई इंसान को पकड़ते हैं जो ये सब काम करता है, उन सब चीज़ों में जुड़ा रहता है। तो उसको वो बोली थी, मिसेस स्पेंसर जो है ना, उनसे ये लोग मतलब ऑफर किए थे कि आपको ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बच्चों को पाला जाता है, जहाँ से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ से हमें एक बॉय की ज़रूरत है, एडॉप्शन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर मिसेस स्पेंसर को ये लोग कह रही हैं कि हम लोगों ने तो बॉय को ऑफर किया था, बट उन्होंने तो एक गर्ल को भेज दिया। लेकिन मैथ्यू अपने बचाव में कहता है कि जब मैं वहाँ पर गया एक बॉय को लाने के लिए, तो वहाँ बॉय के बदले एक लड़की मिली है मुझे, वहाँ कोई बॉय नहीं था। वेल शी डिड नॉट, शी ब्राउट हर। तो मैथ्यू कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ कोई नहीं था लड़का, इसलिए उन्होंने, मिसेस स्पेंसर ने एक लड़की को ही उठा कर ले आई। आई आस्क्ड द स्टेशन मास्टर एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा और उसके बाद मैं उसे घर लेकर चला आया। शी कुड नॉट बी लेफ्ट देयर नो मैटर वेयर द मिस्टेक हैड कम इन। मैं इस लड़की को वहाँ स्टेशन पर अकेले कैसे छोड़ देता, जब वो मेरे लिए आई है तो मैं उसे घर ले आया। एंड मुझे नहीं लगा कि मैं कोई ऐसी गलती करूं कि उस लड़की को कहीं अकेला छोड़ दूं, जब वो मेरे लिए आई है तो मैंने उसे घर लेके आया। वेल दिस इज प्रिटी पीस ऑफ बिजनेस एजैकुलेटेड मैरिला। फिर यहाँ से एजुकेटेड वर्ड आया है, इसका मतलब है कि फिर वो अचानक से बोलती है कि ठीक है, तुमने जो किया वो अच्छा किया, कि लड़की थी, तुमने अपना काम अच्छा किया। बिजनेस मतलब यहाँ जो तुम्हारा काम था ये तुमने अच्छा किया कि उसे लेकर चले आए हो। ड्यूरिंग दिस डायलॉग द चाइल्ड हैड रिमाइंड साइलेंट। और इन दोनों भाई बहनों के बीच में जो भी बातें चल रही थी, ये जो एने है वो चुपचाप से सिर्फ उनकी बातें सुन रही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अभी इनके घर के लिए अनजान है, अननोन पर्सन है, इसे नहीं पता है कि ये दोनों भाई हैं, बहन हैं, नाम क्या है इनका। ये खुद एक नई लड़की है, नए घर में आ आई है, सिर्फ इनकी बातें सुनती हैं कि दोनों के बीच में क्या इंसिस्टिंग चल रहा है। हर आइज रोविंग फ्रॉम वन टू अदर। बस दो लोग जब बातें करते हैं तो हम एक बार उसको देखते हैं। उसी तरह यहाँ पर एने का भी वही हाल था, एक बार वो मैरिला की ओर देख रही है, एक बार मैथ्यू की ओर देख रही है। रोविंग का मतलब होता है मूविंग, मतलब आंखें घुमा घुमा के इधर से उधर देखते रहना। छोटी बच्ची है भी। ऑल द एनिमेशन फेडिंग आउट ऑफ हर फेस, ठीक है। और उनके बीच में जो बातें हो रही है ना, तो एने को समझ में आ गया कि लगता है कि मुझे ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर किसी और चीज़ की बात हो रही है और मैं कोई और खड़ी हूँ, कहीं ये लोग मुझे घर से भगा ना दे या फिर मुझे नहीं रखेंगे, ऐसा लगता है। इसका चेहरा थोड़ा फेड हो गया, मतलब उतर गया। सडनली शी सीम टू ग्रास्प द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट हैड बीन सेड। और इनके आर्ग्यूमेंट जो हो रहे थे दोनों भाई बहनों के बीच में, वही बॉय और गर्ल को लेकर के, तो बहुत जल्द जो एनी थी इसको मैटर समझ में आ गया कि अच्छा, मेरे आने से मैरिला खुश नहीं है, बिकॉज इसको एक गर्ल चाहिए थी और बॉय चाहिए था और मैं एक लड़की आ गई हूँ। अब इसको बातें समझ में आ चुकी है। ड्रॉपिंग हर प्रेशियस कारपेट बैग शी स्प्रैंग फॉरवर्ड a step and clasped her hand। और इसके हाथ में एक बैग है, देख रहे होंगे, प्रेशियस कारपेट बैग है, ठीक है, एक अच्छा मतलब मोटे चीज़ों वाला बैग है। शी स्प्रैंग फॉरवर्ड a step, और वो एक कदम आगे बढ़ाती है, एंड clasped her hands, और अपने हाथों को क्लैस्प कर लेती है, जोड़ लेती है। यू डोंट वांट मी, और पूछती है कि क्या आप लोगों को मैं ठीक नहीं लगी, आप लोग मुझे नहीं चाहते। शी क्राइड, चिल्लाकर बोलती है, मतलब कि क्या आप लोगों को मुझे नहीं चाहिए, मैं पसंद नहीं हूँ आप लोगों को। यू डोंट वांट मी बिकॉज आई एम नॉट अ बॉय,
और ये बात रखती है कि आप लोग मुझे इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। I might have expected it. Nobody ever did want me. मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे वहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा से यही होता आया है, मुझे ऐसा कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। I might have known it was all too beautiful to last. मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो सकता है। I might have known nobody really did not want me. मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, कभी मैं किसी के घर अडॉप्ट नहीं होकर जा सकूंगी, हमेशा वो ऑर्फेनेज में ही रह जाएगी, ऐसा फील उसको होने लगा। हो सकता है कि कई और जगह भी उसको रिजेक्शन मिला हो। ओह व्हाट शैल आई डू, आई एम गोइंग टू बर्स्ट इनटू टीयर्स। और बेचारी ऐसा बोल करके अपने आप को कोसने लगती है एनी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं लड़का की जगह लड़की आ ही गई तो मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है एज अ गर्ल। और ऐसा बोलकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पूरे आंसुओं से भरकर मतलब रोना चालू कर दी। Burst into tears she did, sitting down on chair by the table, flinging her arms out upon it and burying her face in them. She proceeded to cry stormily. और नहीं तो क्या होता है कि सामने एक टेबल और चेयर रखा हुआ था उनके घर में, वो अपना बैग उस तरफ फेंक देती है, और नहीं होता बच्चे जाकर ऐसे हेड डाउन कर लेते हैं चेयर पर, हेड डाउन करके अपने फेस को अंदर कर लेती है और बहुत तेजी से जब मतलब एक आंसुओं का तूफान आ जाता है उसके अंदर, बहुत तेज से रोने लगती है। मैरिला एंड मैथ्यू लुक एट ईच अदर। मैरिला और मैथ्यू उसको रोते हुए देखते हैं तो समझ में ही नहीं इन दोनों भाई बहनों को आ रहा है कि अब क्या किया जाए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डिप्रिकेंटिंगली अक्रॉस द स्टोव। डिप्रिकेंटिंगली का मतलब दिया है डिसअप्रूविंगली, इसको डिसअप्रूव किया जा रहा है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं दोनों मिलकर कर पा रहे हैं। और ये दोनों भाई बहन आपस में सोचने लगे कि ये क्या करे, ये लड़की तो रोना चालू कर दी है। नीदर ऑफ देम न्यू व्हाट टू से और डू। दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बोले क्या करे। हमें तो एक लड़के की ज़रूरत थी, अब ये लड़की आ गई है, अब इसको रखें कि मतलब नहीं रखें, मतलब एक काफ़ी सस्पेंस में आ गए दोनों भाई बहन। फाइनली मैरिला स्टेप लेमली इनटू द ब्रिज। यहाँ पर स्टेप लेमली इनटू द ब्रिज एक फ्रेज है और इसका मतलब है स्पोक अप फीबली आफ्टर ब्रीफ साइलेंस। काफ़ी देर चुप्पी साधे रहने के बाद मैरिला ने कुछ बोलना शुरू किया उस लड़की से, और बहुत धीमे स्वर में वो उससे बोलती है, वेल वेल ओके ओके देयर इज़ नो नीड टू क्राई सो अबाउट इट। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा कंसोल करने का कोशिश कर रही है मैरिला उस एनी से, क्योंकि एनी देखती है कि वो तो रोना बहुत तेज़ी से रो रही है और अपने आप को कितना रिजेक्शन फील कर रही है वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलेशन के लिए मैरिला जो है उसको बोलती है, ओके ओके कोई बात नहीं, आपको रोने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यस देयर इज़ नीड। तब वो लड़की कहती है, हाँ कैसे नहीं, रोने का ज़रूरत है मुझे। शी द चाइल्ड रेज हर हेड क्विकली। और उसके बाद वो अपना सर उठाती है, जो हेड डाउन करके रो रही थी, हेड उठाती है और रिवीलिंग अ टीयर स्टेन्ड फेस एंड ट्रेमलिंग लिप्स। उसके आँख के आंसू तो उसके गाल से होते होते उसके मतलब लिप्स पर आ रहे हैं। यू वुड क्राई, आप भी रोओगे। अब एक तर्क देती है, एने क्या बोलती है कि अगर मेरे हालात में आप होती ना, अगर मेरे जैसा कंडीशन आपका भी होता तो आप भी रोती, मुझे रोने के लिए आप मना कर रही हैं। बट मैरिला को वो कहती है कि अगर मेरी हालत में अगर आप होती आप भी रोती। इफ़ यू वेयर एन ऑर्फेन, अगर आप एक अनाथ होती एंड हैड कम टू अ प्लेस यू थाउट वाज गोइंग टू बी होम, और एक ऐसे जगह में आपको लेकर जाता जहां आपको एक घर मिलने वाला है, एंड फाउंड दैट दे डिड नॉट वांट यू, और वहां जाने के बाद आपको ये चीज़ पता चलता कि आपको लोग वहाँ पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू वेयर नॉट अ बॉय, बिकॉज आप एक लड़का नहीं हैं। ओह दिस इज़ द मोस्ट ट्रेजिकल थिंग दैट एवर हैपन टू मी। ऐसा मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि ये इतना दुखी चीज़ आपके साथ, इतना ख़राब कभी भी आपके साथ हो या किसी के साथ हो। अगर ऐसा आपके साथ होता तो आप ही रोती। मुझे रोने के लिए आप मना कर रही हैं, लेकिन रोने का सबसे मेन वजह जो है वो ऐसे ही करती है कि अगर आप मेरी जगह पे होती और एक अनाथ बच्ची होती और आप एक ऐसे जगह में जाती ये सोचकर कि आपको एक घर मिलने वाला है, एक फैमिली मिलने वाला है,
और वहां जाने के बाद आपको रिजेक्शन मिलता तब आप भी रोती। ये बात एनी ने मैरिला से मतलब एकदम एक्सप्लेन दिया अपना कि रोने का क्या कारण है। तो यही वजह है कि मेरे साथ जो ट्रेजिकल मोमेंट चल रहा है अभी, तो इसमें मैं रोऊंगी, हंसूंगी तो नहीं। ओह, समथिंग लाइक अ रिलक्टेंट स्माइल rather rusty from long disuse मिलोड मैरिलाज ग्रीम एक्सप्रेशन। अब बहुत देर तक मैरिला जो थी बेचारी चुपचाप थी, ये सोच में थी कि चाहिए कुछ और था, आ गया कुछ और, बट क्या करेगी। यहाँ पे रस्टी फ्रॉम लॉन्ग डिसयूज का मतलब यह है बिकॉज मैरिला डिड नॉट स्माइल ऑफन। मैरिला एक एजेड औरत थी, मतलब अनमैरिड थी, लड़की थी, बट एजेड थी बेचारी, बहुत मुश्किल से, रेयर कभी उसके चेहरे पे स्माइल आता था। बट आज वो एनी की बातें सुनकर एक हल्का सा स्माइल देती हैं और कहती हैं वेल डोंट क्राई एनी मोर। ठीक है बाबा, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। वी वेर नॉट गोइंग टू टर्न यू आउट ऑफ डोर टू नाइट। हम लोग तुमको बाहर निकालने वाले नहीं हैं, रो मत, हम लोग तुमको घर से बाहर नहीं जाने को कहेंगे। तुम आज रात तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुम यहीं रह सकती हो। You will have to stay here until we investigate this affair. What's your name? हम लोग तुमको यहाँ तब तक रखेंगे अपने पास जब तक कि ये जो कुछ भी मतलब हो रहा है इसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कि एक लड़के के बदले तुम आई हो, तुम्हारे लिए हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कहाँ से आई हो, ऑर्फेन में कितने दिन से हो, पुलिस को बताना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना किसी को घर में रख लिया जाता है। तो मैरिला उसको इतना कंसोल करती है कि आपको अभी घर से हम लोग भगा नहीं रहे हैं, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू क्राई, सो स्टॉप एंड स्टे हियर अंटिल वी इन्वेस्टिगेट दिस अफेयर। इन सब चीज़ों को जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते हैं कानूनी तौर पर, तब तक आप यहीं रहोगे। और फाइनली उसका वो नाम पूछती हैं कि व्हाट्स योर नेम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। इतना सारा बातचीत कन्वर्सेशन हो गया तीनों दोनों के बीच में, अभी तक नाम नहीं पता था। द चाइल्ड हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पर एनी जो है अपना नेम बताने में थोड़ा हिचकिचाती है। हेजिटेटेड मतलब कुछ जैसे उसका नाम पूछा जा रहा है, जैसे हमारे से कोई नाम पूछता है तो हम लोग डायरेक्टली फट से बता देते हैं कि हमारा ये नाम है, माय नेम इज व्हाट सवन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एनी जो है ना थोड़ा हेजिटेट करती है अपना नाम बताने से। विल यू प्लीज कॉल मी कॉर्डिलिया, सी शेड ईगरली। और बड़ा एक मतलब तुरंत, एक गर्ली का मतलब होता है एक उम्मीद लिए हुए, बहुत एक एक्साइटमेंट के साथ बोल रही है कि क्या आप लोग मुझे कॉर्डेलिया पुकार सकते हैं। देखो अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे एनी को अपना नाम पसंद नहीं था, एनी चाहती थी कि उसको कॉर्डेलिया नाम से सब लोग बुलाए। और यहाँ भी वो कहती है कि क्या आप लोग मुझे कॉर्डेलिया नाम से बुलाना पसंद करेंगी। यहाँ पे तो नाम पूछा जा रहा है, वो किस नाम से आपको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे ये तो नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था। बट यहाँ अपना नाम एनी बताती नहीं है और बदले में कहती है कि क्या आप लोग मुझे कॉर्डेलिया नाम से पुकारना पसंद करेंगे। अगर करेंगे तो कॉल यू कॉर्डेलिया, इज दैट योर नेम। कहते हैं क्या कॉर्डेलिया, क्या तुम्हारा यही नाम है। अब दोनों भाई बहन पूछते हैं कि तुम्हारा नाम कॉर्डेलिया है, अगर होगा तो बुलाएंगे ऑफ कोर्स। नो इट्स नॉट एग्जैक्टली माई नेम। लेकिन वो इसको भी काटती है कि नहीं मेरा नाम कॉर्डेलिया नहीं है, एक्चुअल में तो उसका नाम कॉर्डेलिया नहीं है। बट आई वुड लव टू बी कॉल्ड कॉर्डेलिया, पर मुझे पसंद है कि मुझे कोई कॉर्डेलिया करके बुलाए। वाई इट्स सच अ परफेक्टली एलिगेंट नेम, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है, कोई मुझे बुलाता है तो बहुत अच्छा लगता है, कॉर्डेलिया एलिगेंट लगता है। आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ यू मीन। अब इफ कॉर्डेलिया इज नॉट योर नेम व्हाट इज। अब मैरिला बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस बात को कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब क्या है तुम्हारा कि कोई तुमको तुम्हारे नाम से ना पुकार के कॉर्डेलिया पुकारे। एक्चुअल में तुम्हारा नाम क्या है ये तो बता दो। एनी शर्ली रिलक्टेंटली faltered forth the honor of that name. Reluctantly faltered forth मतलब unwillingly came out, ना चाहते हुए भी। अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी हम किसी काम को करना, ना चाहते हुए कोई बात बोलना। तो इसी तरह नहीं चाहने के बावजूद भी वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम माय नेम इज एनी शर्ली। एनी शर्ली, ओह बट ओह प्लीज डू कॉल मी कॉर्डेलिया। देखो मेरा नाम एनी शर्ली है, बट मुझे निवेदन है आपसे कि आप लोग मुझे कॉर्डेलिया नाम से ही पुकारें। इट कैन नॉट मैटर मच टू यू व्हाट यू कॉल मी इफ आई एम only going to be here a little while, can it?
मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आप लोग के घर आई हूँ, चाहे यहाँ हमेशा रहूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसी नाम से पुकारें। किस नाम से? कॉर्डेलिया के नाम से। एंड एनी इज सच एन अनरोमांटिक नेम। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि एनी जो है ना, ये रोमांटिक नेम नहीं है। मतलब उस लड़की को, अभी वो छोटी है, 11 ईयर्स की है, अभी उतना डिसाइड नहीं कर पाती है, बट उसके मन में ऐसा लगता है कि मेरा जो नाम है ना, वो उतना मतलब कुछ खास नहीं है, अनरोमांटिक लगता है उसको। कॉर्डेलिया नाम बुलाएं, मुझे ज़्यादा पसंद है। अनरोमांटिक फिडेलिस्टिक्स, अनरोमांटिक फिडेलिस्टिक्स का मतलब ये है वर्ड यूज टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा वर्ड जो छोटे बच्चों के लिए अगर बोला जाए, अनरोमांटिक मतलब सेड द अनसिम्पैथेटिक मैरिला। अब यहाँ पे मैरिला जो है थोड़ी सी क्रूड व्यवहार की है, ठीक है, उतनी नरम स्वभाव की नहीं है। और तब वो कहती है कि क्या बोल रही हो कि अनरोमांटिक है तुम्हारा नाम, और तुमको एनी इज अ रियल गुड प्लेन सेंसिबल नेम। और तब वो बोलती है कि बेवकूफ़ हो तुम, एकदम बेवकूफ़ लड़की हो तुम, एनी इतना सुंदर नाम है तुम्हारा, प्लेन और सेंसिबल नेम है, मतलब कितने अच्छे मतलब हैं इसके। यू हैव नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ इट। तुमको नहीं लगता है कि कोई तुम्हें कॉर्डेलिया नाम से पुकारेगा तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए? रोमांटिक नेम रखी हुई हो, जैसे रोमियो जूलियट टाइप का नाम रखी हुई हो, एनी नाम तो इतना अच्छा है, सेंसिबल है, बट तुमको गलत नहीं लगता है कि कोई तुमको कॉर्डेलिया के नाम से पुकारे? ओह, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, एक्सप्लेन एनी। बट एनी कहती है कि नहीं, मुझे कोई मतलब शर्म की बात नहीं है कि कोई मुझे कॉर्डेलिया पुकारे। ओनली आई लाइक कॉर्डेलिया बेटर बिकॉज एनी को पसंद है कि उसको कॉर्डेलिया ही नाम से हर लोग पुकारे। एनी को अपना नाम पसंद नहीं है, चाहे वो अब किसी और को अच्छा लगे ना लगे, इसमें उसके लिए शर्मिंदा की कोई बात नहीं है। आई हैव ऑलवेज इमेजिन दैट माई नेम वॉज कॉर्डेलिया, एटलीस्ट मैंने हमेशा इमेजिन किया है। एनी कहती है कि मेरा एक सोच है, मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा है, एक सपना करती है वो, सपना देखना मतलब सो करके नहीं, खुले आंखों से वो कल्पना करती है कि काश मुझे लोग कॉर्डेलिया बुलाते हैं, काश, जैसे होता है ना, काश हम सलमान खान होते, शाहरुख खान कहलाते। ऐसा टाइप का नेम जो था ना, वो एनी अपने लिए चुनकर रखी थी कि रोमांटिक नेम है मेरा, सब लोग मुझे कॉर्डेलिया बुलाते। बट आई लाइक कॉर्डेलिया बेटर नाउ, बट इफ़ यू कॉल मी एनी, प्लीज़ कॉल मी एनी स्पेल्ड विथ एन ई। लेकिन अगर आप लोगों को कॉर्डेलिया बुलाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे एनी नहीं बुलाएंगी, बल्कि उसका सिर्फ लास्ट लेटर जो है वोवेल लेटर है, जो साउंड है उसका ई, आप लोग मुझे सिर्फ ई बुलाइए, बट एनी मत बुलाइए। ओह, क्या प्रॉब्लम है एनी के नेम से? एनी को जो कहती है या तो मुझे कॉर्डेलिया बुलाइए, अदरवाइज मुझे सिर्फ ई बुलाइए, मुझे ई बताइए। अब किसी का नाम पप्पू है तो उसको पप्पू ना बोल के खाली ऊ बोल दो, यही नेम एनी को पसंद था कि एनी ना बोल के सिर्फ ई बोल दें। बट अगर कॉर्डेलिया आपको नहीं बोलना है तो ओह, इट मेक्स सच अ डिफरेंस, सॉरी, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक हाउ इट्स स्पेल्ड, आस्क्ड मैरिला विथ अनदर रस्टी स्माइल एज शी पिक्ड अप द टी पॉट। अब वो चाय का एक पॉट उठाते हुए, मतलब घर का घरेलू काम भी करती है, और मैरिला पूछती है, अच्छा एक बात बतलाओ, एनी बोलने में और ई बोलने में क्या ज़्यादा फर्क है? अगर हम एनी तुमको बोलें या ई बोले, इसमें बहुत तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखता है, और अगर है भी कुछ, इस स्पेलिंग से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आस्क्ड मैरिला विथ अनदर रस्टी स्माइल, एक अजीब, रस्टी स्माइल का मतलब होता है ना, जो दिल से स्माइल नहीं कर रहे हैं, फेक स्माइल, ठीक है, फेक स्माइल देते हुए बोलती है कि आखिर इसका मतलब बताओ, समझाओ कि एनी पसंद नहीं है बट ई बुलाएं तुमको। ओह, इट मेक्स सच अ डिफरेंस। तब एनी क्या कहती है कि अरे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको नहीं पता, इट लुक्स सो मच नाइसर। एनी बोलने से ज़्यादा अच्छा ई बोलना लग रहा है, ई मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एनी से। When you hear a name pronounced, can't you always see it in your mind, such as if it was printed out? I can, and looks dreadful, क्योंकि मुझे एन बोलना ड्रेडफुल लगता है, कितना खराब लगता है मुझे ये, सिर्फ ई बोल के कोई बुलाए तो इट लुक्स सो मच मोर डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश मतलब बहुत सारे मतलब उसके अंदर का अंतर निकल जाना, कितना मतलब एनी के लिए इतना स्वाभाविक है कि मुझे ई बोल दे, खाली ई बोल देंगे तो सोचते लोग रह जाएंगे कि ई का क्या मतलब है, एनी बोल देंगे तो पूरा नेम पता चल जाएगा, खाली ई बोल दें तो बहुत लोग इमेजिन करते रहेंगे कि ई के पहले और क्या हो सकता है। इफ़ यू विल ओनली कॉल मी एनी स्पेल विथ एन ई, मुझे अगर आप लोग ई सिर्फ बुलाएंगे
तो मुझे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आई शेल ट्राई टू रिकॉन्सल माई सेल्फ टू नॉट बींग कॉल्ड कॉर्डेलिया। यहाँ पर दिया कॉन्सल माई सेल्फ का मतलब है आपका अनविलिंगली एक्सेप्ट। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कॉर्डेलिया नाम से मुझे एक्सेप्ट करना, आप लोगों को एनी भी नहीं बोलना पड़ेगा, बल्कि मुझे सिर्फ ई के नाम से पुकारना पड़ेगा। तो ये एक 11 ईयर ओल्ड लड़की है और इसका ये भावना है कि उसको लोग एने न बोलकर ई बोले। और इस पूरे लेसन में अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो सिर्फ नाम पूछा जा रहा है एने से, आगे एनी इनके घर में इसको शरण मिलता है या नहीं, लोग दोनों भाई बहन इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, हमेशा के लिए रहती है वो नहीं ग्रीन गेबल्स में या फिर चली जाती है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टोरी को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लो, और जितना वर्ड मीनिंग्स है आप इसको माइंड में नोट करते जाओ, अपने फेयर कॉपी में नोट करते जाओ। आज हम लोग पेज नंबर 55, 56 पढ़ चुके हैं एंड 57 पेज नंबर, और पेज नंबर 58 में भी थोड़ा सा स्टोरी और रह गया है, काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए आप लोग का एक दिन में ये फिनिश नहीं हो पाएगा। सो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे और विल ट्राई टू मेक आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। So for today, that's it. Thank you.